नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, मुगल साम्राज्य। जी, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मुगल वंश के सभी शासकों का क्रम एक ट्रिक से याद करेंगे, फिर एक एक करके सभी मुगल शासकों का शासनकाल विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुगल शासकों के क्रम को याद रखने के लिए सुना है एक बहुत ही सरल और मजेदार ट्रिक है। हाँ, बिल्कुल है। और वो ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर माँ साप। भाजी सब्जी फॉर माँ साप। ये कैसे काम करता है? सुनने में तो बड़ा अजीब है। लगता है, पर है नहीं। देखिए, इस वाक्य में हर अक्षर एक मुगल शासक के नाम को दिखाता है, वो भी उनके शासनकाल के क्रम में। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाजी। हाँ, भाजी। इसमें बी का मतलब है बाबर, 1526 से 1530 तक मुगल साम्राज्य का संस्थापक। ओके, बी से बाबर, फिर एच से हुमायूं। बिल्कुल, एच से हुमायूं, बाबर का बेटा। उनका शासनकाल था 1530 से 1540 तक। और ए से अकबर। इनका शासनकाल है 1556 से 1605। जी, एक मिनट, यहाँ हुमायूं के 1540 और अकबर के 1556 के बीच एक गैप दिख रहा है। काफी बड़ा गैप है ये तो। बहुत अच्छा अवलोकन, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये गैप बहुत जरूरी है। अभी हमारा ध्यान सिर्फ क्रम याद करने पर है, लेकिन ये गैप कहानी का एक अहम मोड़ है। अच्छा, तो भाजी में आखिरी अक्षर है जी। हाँ, जी से जहांगीर, अकबर के बेटे। इनका शासनकाल था 1605 से 1627 तक। तो भाजी का मतलब हुआ बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ठीक है, ये तो समझ आ गया। बिल्कुल। अब आते हैं ट्रिक के दूसरे हिस्से पर। सब्जी। हाँ, सब्जी। इसमें एस का मतलब है शाहजहां। शासनकाल 1627 से 1658 तक। ताजमहल वाले शाहजहां। वही। इसके बाद ए से आता है औरंगजेब, 1658 से 1707 तक। ओके, औरंगजेब। फिर बी से बी से बहादुर शाह। ध्यान रहे, ये बहादुर शाह प्रथम है, 1707 से 1712 तक। अच्छा, बहादुर शाह प्रथम। और सब्जी का आखिरी जी। वह है जहानदार शाह, 1712 से 1713 तक। मतलब सिर्फ एक साल। सिर्फ एक साल? जी हाँ। तो ये हुआ सब्जी, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और जहानदार शाह। समझ गई। BHAJI, फिर सब्जी, अब ये आखिरी हिस्सा फॉर माँ, सब। ये तो काफी लंबा लग रहा है। हाँ, और यही हिस्सा मुगल साम्राज्य के बाद के दौर को दिखाता है। तो फॉर से है फर्रुखशियर, 1713 से 1719 तक। फॉर से फर्रुखशियर, ठीक है। फिर आता है माँ का एम, ये है मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल काफी लंबा था, 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह, ओके। अब आते हैं माँ के दो ए पर। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये तो मुश्किल लग रहा है। तो पहला ए है अहमद शाह बहादुर के लिए, 1748 से 1754। अहमद शाह बहादुर। और दूसरा ए है आलमगीर द्वितीय के लिए, 1754 से 1759। अच्छा, तो अहमद शाह फिर आलमगीर, ठीक है। अब ट्रिक का अंतिम शब्द सब। इसमें एस से है शाह आलम द्वितीय, 1760 से 1806 तक। शाह आलम द्वितीय। हाँ, फिर ए से ये तीसरा ए है। ये हैं अकबर शाह द्वितीय, 1806 से 1837 तक। अकबर शाह द्वितीय, तो पहले अकबर थे और ये अकबर शाह द्वितीय। बिल्कुल। और अब अंतिम बी, ये हैं बहादुर शाह द्वितीय, 1837 से 1857 तक। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही। तो बाद वाले नामों में ये ए और बी अक्षर कई बार आए हैं, इसलिए ये ट्रिक तो उन्हें सही क्रम में रखने के लिए वाकई बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो क्या हम एक बार पूरी ट्रिक और शासकों के नाम दोहरा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ट्रिक है BHAJI फॉर मासब। जी। तो शासक हुए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बहुत अच्छे। फिर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। जहांदार शाह। सही। उसके बाद फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, हाँ, आगे। शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और आखिर में बहादुर शाह द्वितीय। बहुत बढ़िया। इस ट्रिक से परीक्षा में मुगल शासकों का क्रम कभी नहीं भूलेगा।
और ये जो बहादुर शाह द्वितीय थे 1837 से 1857 तक, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया था और वहीं मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो मुगल साम्राज्य, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो ताजमहल, लाल किला, ये सब दिमाग में आता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है एक नाम से, बाबर। तो सबसे पहले ये मुगल शब्द ही कहाँ से आया? क्या ये हमेशा से यही था? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुगल शब्द असल में मंगोल से आया है। ये मंगोल और तुर्क, इन दो वंशों का एक तरह से मिश्रण था। और भारत में इस साम्राज्य की नींव, जैसा आपने कहा, बाबर ने ही रखी थी। और बाबर का जो वंश था वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मतलब वो कोई साधारण वंश नहीं था। बिल्कुल नहीं। बाबर में दो महान, और कह सकते हैं कि दो बहुत ही खूंखार वंशों का खून था। पिता की तरफ से वो तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर, जिसने दिल्ली में भयानक तबाही मचाई थी। हाँ, वही तैमूर। और माँ की तरफ से वो चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी रगों में कैसी विरासत दौड़ रही थी। सही बात है। और उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। ये आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। वैसे उसका असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। अच्छा, तो ये बाबर नाम कैसे पड़ा? बाबर तुर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बाघ। शायद उसकी हिम्मत और लड़ने की क्षमता को देखकर ये नाम उसे मिला। और उसके माता पिता? उसके पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना के शासक थे, और माँ का नाम कुतलुग निगार खां था। तो एक शासक के घर में जन्म हुआ। लेकिन मैंने सुना है कि उसकी शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी थी। बहुत ज्यादा। उसके पिता की मृत्यु हो गई जब वो सिर्फ 11 साल का था, और 1494 में इतनी छोटी सी उम्र में उसे फरगाना की गद्दी पर बैठना पड़ा। 11 साल की उम्र में? आज तो बच्चे स्कूल में होते हैं इस उम्र में। बिल्कुल। और गद्दी मिलते ही उसके लिए मुश्किलें शुरू हो गईं। उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उसे धोखा दिया। तो क्या उसने अपनी शक्ति तुरंत स्थापित कर ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे सालों तक संघर्ष करना पड़ा। 1501 में उसने समरकंद पर अधिकार तो किया, जो तैमूर की राजधानी थी और उसका सपना था। हाँ। लेकिन वो सिर्फ 8 महीने ही उसके पास रहा। उसे वहां से भी भागना पड़ा। तो एक बड़ी सफलता उसे कब मिली? एक बड़ी सफलता उसे मिली 1504 में, जब उसने काबुल और गजनी पर कब्जा कर लिया। काबुल उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बना। अच्छा, और यहीं पर उसने अपनी उपाधि भी बदली थी, है ना? सही पकड़ा आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1507 तक वो अपने पुरखों की मिर्जा की उपाधि इस्तेमाल करता था, लेकिन काबुल जीतने के बाद उसने बादशाह की उपाधि धारण की। तो ये एक तरह से उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। वो अब किसी के अधीन नहीं रहना चाहता था। बिल्कुल, ये एक ऐलान था कि वो अब एक स्वतंत्र और संप्रभु शासक है। और काबुल में अपनी जगह मजबूत करने के बाद ही उसका ध्यान भारत की तरफ गया। हाँ, अब बात करते हैं भारत पर उसके आक्रमणों की। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। 5 बार? जी। पहला जो महत्वपूर्ण अभियान था वो 1519 में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। इसमें उसने बांजौर और भेरा पर कब्जा किया, और यहीं पर उसने पहली बार कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जिसने लड़ाई का तरीका बदल दिया। आप तोपों की बात कर रही हैं? हाँ, तोपे और बारूद। उसने बहुत ही प्रभावी ढंग से इनका इस्तेमाल किया। पर एक सवाल है, क्या भारत में बारूद पहले से नहीं था? मतलब क्या ये बिल्कुल ही नई चीज थी? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, बारूद की जानकारी तो थी, खासकर दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर भारत में एक बड़ी लड़ाई में सुनियोजित तरीके से इसका इस्तेमाल बाबर के आने के साथ ही शुरू हुआ। अच्छा, तो वो इसे एक पूरी रणनीति के हिस्से के तौर पर लाया। बिल्कुल। इसके बाद उसने 1520-21 में सियालकोट और सैयदपुर को भी जीत लिया। और फिर उसे भारत से ही बुलावा आया, है ना? हाँ, ये सबसे दिलचस्प बात है। 1524 में पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी से खुश नहीं थे, और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक शायद राणा सांगा ने भी उसे भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा। उन्होंने सोचा होगा कि ये भी तैमूर की तरह आएगा, लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा। शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और इसी के बाद होती है वो लड़ाई जिसने इतिहास बदल दिया, पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526। एक निर्णायक मोड़। पानीपत के मैदान में बाबर का सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी से। अब यहाँ पर एक तरफ लोधी की बहुत बड़ी सेना थी, शायद 1 लाख सैनिक, और बाबर के पास बहुत कम सैनिक थे,
शायद 15 से 20,000। तो फिर ये जीत कैसे हुई? क्या मुख्य कारण थे? 2 मुख्य कारण थे। पहला था तुलगमा युद्ध पद्धति। तुलगमा ये क्या थी? ये उसने उज़्बेकों से सीखी थी। इसमें सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया जाता है, लेफ्ट, राइट और सेंटर, और फिर साइड वाली टुकड़ियां घूमकर दुश्मन को पीछे से घेर लेती हैं। अच्छा, मतलब दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर हमला करना। बिल्कुल। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण था उसका तोपखाना। उसने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का इस्तेमाल किया, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं। ये क्या था? इसमें 2 बैलगाड़ियों के बीच तोपें रखकर उन्हें चमड़े की रस्सियों से बांध दिया जाता था। इससे तोपचियों को एक सुरक्षा कवच मिल जाता था। और उसके तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? उसके 2 प्रमुख तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खां। तो इन दोनों चीजों ने मिलकर लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। कुछ ही घंटों में खेल खत्म हो गया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और इसी के साथ भारत में मुगल शासन की नींव पड़ गई। इस जीत की खुशी का भी एक किस्सा है ना? कलंदर वाला। हाँ, इस जीत के बाद बाबर इतना खुश हुआ कि उसने काबुल के हर निवासी को एक एक चांदी का सिक्का भिजवाया। उसकी इसी उदारता की वजह से लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। लेकिन दिल्ली जीतना एक बात थी, पर भारत पर राज करना वो अभी बाकी था। हाँ, असली चुनौती तो अब आने वाली थी। और वो चुनौती थी राणा सांगा के रूप में। बिल्कुल। पानीपत के बाद बाबर को कई और लड़ाइयां लड़नी पड़ी और खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को चित्तौड़ के राणा सांगा के खिलाफ हुआ, वो पानीपत से भी ज्यादा मुश्किल था। इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था बाबर का भारत में ही रुक जाने का फैसला। राणा सांगा और बाकी राजपूत शासकों को लगा था कि वो लूटकर चला जाएगा, पर जब बाबर ने यहीं रहने का मन बना लिया तो टकराव जरूरी हो गया। सुना है इस युद्ध से पहले बाबर की सेना बहुत डरी हुई थी। बहुत ज्यादा। राजपूतों की बहादुरी के किस्से सुनकर उनके हौसले पस्त थे। तो बाबर ने अपनी सेना का मनोबल कैसे बढ़ाया? यहाँ बाबर ने एक बहुत चालाक चाल चली। उसने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। उसने सैनिकों के सामने एक बहुत भावुक भाषण दिया, शराब के बर्तन तुड़वा दिए और कभी शराब न पीने की कसम खाई। और उसने एक टैक्स भी खत्म किया था, है ना? हाँ, उसने मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर भी खत्म कर दिया। ये एक तरह का व्यापारिक टैक्स था। इससे सैनिकों को लगा कि वे सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि अपने धर्म और अपनी आर्थिक भलाई के लिए लड़ रहे हैं। तो इस सब का क्या नतीजा निकला? नतीजा ये हुआ कि बाबर की सेना पूरे जोश से लड़ी और राणा सांगा की हार हुई। और इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी यानी काफिरों का हत्यारा। जी। इसके बाद उसने 2 और बड़ी लड़ाइयां लड़ी। 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया और फिर 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोधी के नेतृत्व वाली बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को भी हरा दिया। तो अब एक तरह से उत्तर भारत में उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। कोई नहीं। लेकिन इतनी लड़ाइयों और भागदौड़ का असर उसकी सेहत पर भी पड़ा। बिल्कुल। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे पहले आगरा की आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन उसका मकबरा तो काबुल में है। हाँ, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में उसके शव को काबुल ले जाकर दफनाया गया। तो एक शासक के तौर पर, एक विजेता के तौर पर उसकी विरासत क्या थी? देखिए, बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। हाँ, उसकी आत्मकथा तुजू के बाबरी, बिल्कुल, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, ये उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। ये दुनिया की बेहतरीन आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है। और इसी किताब में उसने उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली शासक का भी जिक्र किया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इसके अलावा उसे बाग बगीचों का भी बहुत शौक था। जी, उसे मुबैयन नाम की एक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। लेकिन उसकी विरासत का एक और पहलू है जो काफी विवादित रहा है। आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं? हाँ, उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। जी, ये भी उसकी विरासत का एक हिस्सा है। तो चलिए अब हुमायूं का शासनकाल देखते हैं। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था और वो बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। मुझे हमेशा से ये बात बहुत दिलचस्प लगती है
कि उनके नाम हुमायूं का मतलब है भाग्यवान। हाँ, पर जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाग्य ने उनका साथ कम ही दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो 1530 में आगरा में गद्दी पर बैठे। शासक बनने से पहले वो बदख्शा के सूबेदार थे, यानी उस प्रांत के गवर्नर। लेकिन गद्दी पर बैठते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने शायद उनके पूरे भविष्य की दिशा ही तय कर दी। आप साम्राज्य के बंटवारे की बात कर रही हैं? हाँ, वो अकेले ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपने पिता की इच्छा के मुताबिक साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। हाँ, कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर दिया गया। उस दौर में जहां भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन होता था, ये तो बहुत बड़ी उदारता लगती है। उदारता तो थी, पर क्या वो एक राजनीतिक भूल थी? शायद सबसे बड़ी भूल। ऐसा लगता है कि उनके पूरे शासनकाल की ट्रेजेडी की नींव पहले दिन ही रख दी गई थी। बिल्कुल, ये एक बुनियादी भूल थी। साम्राज्य को बांटने का मतलब था सत्ता के कई केंद्र बना देना। उनके भाई कभी भी उनके वफादार सहयोगी नहीं बन पाए, बल्कि हमेशा एक संभावित खतरे के तौर पर मौजूद रहे। अच्छा? जब भी हुमायूं को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, उन्होंने या तो मदद करने से इनकार कर दिया या फिर खुद ही विद्रोह कर दिया। तो इस एक फैसले ने हुमायूं की ताकत को शुरू से ही कमजोर कर दिया। हाँ, और ये कमजोरी शायद उनके दुश्मनों ने भी भांप ली होगी। क्योंकि गद्दी पर बैठने के ठीक एक साल बाद 1531 में उन्होंने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया। वो किला उस समय बहुत मजबूत माना जाता था, लेकिन उन्हें वो अभियान बीच में ही छोड़ना पड़ा। हाँ, और इसकी वजह थे अफगान। महमूद लोधी। जी, इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगान फिर से सिर उठा रहे थे और उन्होंने बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। तो हुमायूं के लिए ये एक सीधा खतरा था। बिल्कुल, उन्हें कालिंजर के शासक से कुछ हर्जाना लेकर फौरन वापस लौटना पड़ा। ये दिखाता है कि हुमायूं शुरू से ही दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ पुराने दुश्मन और दूसरी तरफ नए दावेदार। सही। तो उन्होंने लौटकर पहले अफगानों से निपटाना जरूरी समझा। 1532 में दोहरिया की लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने महमूद लोधी को हरा दिया। ये तो एक बड़ी जीत थी। ये एक जरूरी जीत थी, लेकिन उसी साल हुमायूं ने एक और घेराबंदी की, जिसने उनके भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन को और मजबूत कर दिया। शेर खां। हाँ, शेर खां। उन्होंने उसके चुनार के किले को घेरा। ये किला सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, है ना? बहुत ज्यादा। ये गंगा के रास्ते पूरब से दिल्ली आने वाले व्यापार और सेना के रास्ते पर यूं समझिए कि एक मजबूत पकड़ रखता था। और ये घेराबंदी करीब 6 महीने चली, लेकिन वो किला जीत नहीं पाए। नहीं, अंत में एक समझौता हुआ जिसमें शेर खां ने हुमायूं की अधीनता मान ली, लेकिन किला अपने पास ही रखा। क्या ये हुमायूं की एक और भूल थी? उन्होंने एक उभरते हुए दुश्मन को उसकी सबसे बड़ी ताकत लौटा दी। बिल्कुल, हुमायूं ने शायद शेर खां को कम आंका। उन्हें लगा कि वो बस एक छोटा मोटा सरदार है जो अधीनता स्वीकार करके शांत हो जाएगा। लेकिन शेर खां बहुत दूर की सोच रहा था। हाँ, उसने समय हासिल करने के लिए अधीनता का नाटक किया और हुमायूं पश्चिम की तरफ मुड़ गए। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। जी, जब हुमायूं पूरब में उलझे थे, तब पश्चिम में एक और बड़ी चुनौती सिर उठा रही थी, गुजरात। गुजरात के शासक बहादुर शाह की। और यहीं पर वो मशहूर कहानी आती है जब चित्तौड़ की राजमाता कणवती ने बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। हाँ, ये उस दौर के बदलते राजनीतिक समीकरणों को दिखाती है। मतलब ये सिर्फ एक राखी की बात नहीं थी। नहीं, बहादुर शाह की बढ़ती ताकत राजपूतों और मुगलों दोनों के लिए खतरा थी। राखी भेजना एक प्रतीकात्मक इशारा था, एक गठबंधन का न्योता। और हुमायूं के लिए एक अच्छा मौका भी था। बिल्कुल, बहादुर शाह को रोकने का और राजपूतों के बीच अपनी छवि मजबूत करने का। उन्होंने मदद की और 1535 में मंदसौर के पास बहादुर शाह को बुरी तरह हराया। ये एक शानदार जीत थी। बहादुर शाह तो भागता रहा और हुमायूं पीछा करते रहे। हाँ, उन्होंने मालवा और गुजरात, दो बड़े और अमीर प्रांतों पर कब्जा कर लिया। ऐसा लगा कि हुमायूं ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। उन्होंने अपने भाई अस्करी को वहां का सूबेदार भी बना दिया। लेकिन यही हुमायूं की एक और कमजोरी सामने आती है। वो जंग जीतते थे, पर उस जीत को संभाल नहीं पाते थे। अच्छा। अस्करी एक अच्छा प्रशासक साबित नहीं हुआ और स्थानीय विद्रोहों को दबा नहीं सका। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 13 महीने के अंदर गुजरात और मालवा दोनों मुगलों के हाथ से निकल गए। इतनी बड़ी जीत मिट्टी में मिल गई। और सबसे बड़ी बात, जब हुमायूं इस पूरे गुजरात अभियान में लगभग 2 साल तक उलझे रहे, तब पूरब में शेर खां क्या कर रहा था? और यही हुमायूं और शेर खां में बुनियादी फर्क था।
जब हुमायूं पश्चिम में एक ऐसी जीत हासिल कर रहे थे जिसे वो संभाल नहीं सके, तब शेर खां पूरब में चुपचाप अपनी ताकत को संगठित कर रहा था। वो मौके का इंतजार कर रहा था। हाँ, वो किले जीत रहा था, खजाना जमा कर रहा था और अपनी सेना को मजबूत कर रहा था, और हुमायूं ने खुद उसे वो मौका दे दिया। 1538 में हुमायूं ने पूरब की ओर ध्यान दिया और बंगाल की राजधानी गौड़ पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि वो उस शहर की खूबसूरती से इतना खुश हुआ कि उसका नाम जन्नताबाद यानी स्वर्ग का शहर रख दिया। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने वही गलती दोहराई। वो वहां जीत के जश्न में डूब गए। और ये कोई छोटा मोटा जश्न नहीं था। नहीं, वो लगभग 9 महीने तक गौड़ में ही रुके रहे, ऐशो आराम में डूबे रहे और प्रशासन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। 9 महीने। कोई बादशाह अपनी राजधानी से इतनी दूर एक नए जीते हुए इलाके में इतना लंबा जश्न कैसे मना सकता है? खासकर जब उसे पता हो कि शेर खां जैसा दुश्मन घात लगाए बैठा है। तो शेर खां ने क्या किया? शेर खां ने इसी 9 महीने के समय का पूरा फायदा उठाया। उसने आगरा और दिल्ली की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। मतलब उनकी सप्लाई लाइन काट दी। बिल्कुल। जब हुमायूं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर हुआ चौसा का युद्ध, जून 1539 में। जी, शेर खां ने हुमायूं की थकी और बिखरी हुई सेना पर हमला कर दिया। और इस लड़ाई में हुमायूं की बहुत बुरी हार हुई। उनकी जान पर बनाई थी। हाँ, वो अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गए और डूबने ही वाले थे। तभी निजाम नाम के एक भिश्ती यानी पानी भरने वाले ने अपनी मशक की मदद से उनकी जान बचाई। जी, और हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बनाने का वादा किया। और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। कहते हैं कि उस एक दिन में निजाम ने चमड़े के सिक्के जारी करवाए थे। हाँ, ये घटना हुमायूं के किरदार की एक जिद दिखाती है। लेकिन चौसा की हार ने उन्हें लगभग तोड़ दिया था, कि उपाधि ले चुका था, ने हुमायूं को एक बार फिर से और इस बार निर्णायक रूप से हराया। और इस हार के बाद हुमायूं के पास कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं। उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। 15 साल के लिए दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश का राज हो गया। और मुगल साम्राज्य का पहला दौर खत्म हो गया। ये 15 साल हुमायूं के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे होंगे। बिल्कुल। वो सिंध और राजस्थान के रेगिस्तानों में भटकते रहे। इसी भटकाव के दौरान 1541 में उन्होंने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। और 1542 में जब वो अमरकोट के राजपूत राजा के पास शरण लिए हुए थे, तब इतिहास को बदलने वाले उनके बेटे अकबर का जन्म हुआ। तो उनका निर्वासन का जीवन भले ही मुश्किलों भरा था, लेकिन इसी दौरान उन्हें अपना सबसे कीमती खजाना मिला। एक तरह से, हाँ। आखिर में वो ईरान के शाह के पास शरण लेने पहुंचे। लेकिन क्या उन्होंने वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी? कभी नहीं। यही हुमायूं के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी थी। वो हारते थे, गलतियां करते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते थे। उन्होंने ईरान के शाह की मदद से 1545 में कंधार और काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया। जी, अब उनके पास एक ठिकाना था, एक बेस था जहां से वो अपनी वापसी की तैयारी कर सकते थे। और किस्मत में भी उनका साथ दिया। 1553 में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मौत हो गई। हाँ, और उसके बाद सूरी साम्राज्य आपसी लड़ाई की वजह से कमजोर पड़ गया। तो हुमायूं ने इसी मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल। वो समझ गए थे कि यही सही समय है। 1554 में वो अपनी सेना लेकर पेशावर पहुंचे और 1555 की शुरुआत में लाहौर पर कब्जा कर लिया। वापसी का रास्ता अब साफ नजर आ रहा था। जी, इसके बाद 2 बड़ी लड़ाइयां हुई जिन्होंने उनकी वापसी तय कर दी। मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। सही। मई 1555 में मच्छीवाड़ा में उन्होंने अफगानों को हराया, जिससे पूरा पंजाब उनके कब्जे में आ गया। और फिर जून 1555 में सरहिंद की लड़ाई। हाँ, उस लड़ाई में उनके सेनापति बैरम खान ने सिकंदर सूर को निर्णायक रूप से हरा दिया। और 15 साल के लंबे इंतजार के बाद 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर कदम रखा। वो दोबारा हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। क्या विडंबना है। जिस इंसान को भाग्यवान कहा गया, उसने अपना सब कुछ खो दिया और फिर 15 साल भटकने के बाद उसे वापस भी पा लिया। लेकिन उनका दूसरा शासनकाल बहुत छोटा रहा। बेहद छोटा। वो अपनी वापसी की जीत का सुख 1 साल भी नहीं भोग पाए। जनवरी 1556 में दिल्ली में अपने ही बनवाए गए पुस्तकालय दीन पना की सीढ़ियों से उतरते समय उनका पैर फिसला और गिरने से उनकी मौत हो गई। इसीलिए इतिहासकार लेनपूल ने उनके बारे में वो मशहूर बात कही है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हाँ, ये एक लाइन उनके पूरे जीवन का सार बता देती है। उतार चढ़ाव,
गलतियां, हार और फिर एक आकस्मिक अंत। उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू था, ज्योतिष में उनका गहरा विश्वास, है ना? और बहुत ज्यादा। वो मानते थे कि ग्रहों का जीवन पर असर होता है, इसलिए उन्होंने हफ्ते के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। अच्छा। जी, जैसे रविवार को सूर्य के लिए पीला, सोमवार को चंद्रमा के लिए सफेद और शनिवार को शनि के लिए काला। ये दिखाता है कि वो अपने अनिश्चित जीवन में शायद सितारों से कोई दिशा खोजने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है। और उनकी सबसे स्थायी विरासत वो क्या है? निसंदेह दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा, जिसे उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। जी, ये इमारत वास्तुकला का एक शाहकार है। इस पर ईरानी प्रभाव साफ दिखता है और यही वो इमारत है जिसने भारत में मुगल वास्तुकला की नींव रखी। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये मकबरा शायद हुमायूं के जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी शानदार शुरुआत जिसने भविष्य में बनने वाली और भी महान चीजों के लिए रास्ता तैयार किया। तो चलिए अब अकबर का शासनकाल देखते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही महान शब्द अपने आप जुड़ जाता है। लेकिन ये महानता मतलब रातों रात तो नहीं आई होगी। अकबर की कहानी शुरू होती है निर्वासन में, जब उनके पिता हुमायूं दर-दर भटक रहे थे। बिल्कुल। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के एक राजपूत राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ। ये बात ही अपने आप में कितनी असाधारण है कि एक मुगल शहजादे का जन्म एक राजपूत किले में हो रहा है। उनके पिता हुमायूं और माँ हमीदा बानो बेगम थीं। और दिलचस्प बात यह है कि जन्म के बाद अकबर अपने पिता से लगभग 3 साल तक मिल भी नहीं पाए थे। 3 साल? तो मतलब एक शहजादे के तौर पर उनकी परवरिश बहुत ही अलग रही होगी। बहुत अलग। उनकी मुलाकात हुमायूं से तब हुई जब हुमायूं ने 1545 में काबुल और कंधार पर वापस कब्जा किया। वहीं पर उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया और बचपन से ही उन्हें जंग और प्रशासन की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई थी। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें गजनी का सूबेदार बना दिया गया था। और फिर जब हुमायूं ने हिंदुस्तान वापस जीता, तब तो अकबर की भूमिका और बढ़ गई होगी। हाँ, 1555 में जब हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया गया और उनकी देखरेख के लिए बैरम खां को नियुक्त किया गया, जो हुमायूं के सबसे वफादार सेनापति थे। लेकिन ये स्थिरता ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही महीनों बाद जब अकबर सिर्फ करीब 14 साल के थे, उनके पिता हुमायूं के सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। एक 14 साल का लड़का और हाथ में एक ऐसा साम्राज्य जो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ है, ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति रही होगी। बेहद मुश्किल। खबर मिलते ही पंजाब के कलानौर में बहुत जल्दबाजी में एक ईंटों के चबूतरे पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया और यहीं से शुरू हुई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की कहानी। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठना इतना आसान नहीं था। सही कहा, क्योंकि दिल्ली पर तो किसी और का कब्जा हो चुका था, हेमू का। हाँ, आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री और सेनापति हेमू कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका असली नाम हेमचंद्र था और वो रेवाड़ी का एक वैश्य था। अपनी काबिलियत के दम पर वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। उसने अपनी जिंदगी में 22 लड़ाइयां लड़ी थीं और एक भी नहीं हारी थी। इसी वजह से उसे विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। हुमायूं की मौत की खबर सुनते ही उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो अब 14 साल के अकबर के सामने एक ऐसा सेनापति था जो कभी कोई जंग नहीं हारा था। यहीं पर पानीपत की दूसरी लड़ाई की नींव पड़ी, है ना? बिल्कुल। 5 नवंबर 1556, पानीपत का मैदान। एक तरफ हेमू की विशाल सेना और दूसरी तरफ अकबर की छोटी सी फौज, जिसका नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। एक समय तो ऐसा लगा कि मुगल हार जाएंगे, लेकिन तभी एक तीर हेमू की आंख में जा लगा और वो बेहोश होकर हाथी से गिर गया। बस यहीं से पूरी बाजी पलट गई। हेमू के हार हुई और अकबर ने दिल्ली आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की असली स्थापना थी। तो अकबर अब बादशाह तो बन गए, लेकिन उम्र अभी भी कम थी। जाहिर है असली ताकत किसी और के हाथ में होगी। हाँ, अगले 4 साल यानी 1556 से 1560 तक शासन की बागडोर उनके संरक्षक बैरम खां के हाथ में रही। बैरम खां बहुत काबिल और वफादार थे और अकबर ने उन्हें प्यार से खान बाबा और खाने खाना की उपाधि भी दी थी। उन्होंने ही साम्राज्य को शुरुआती मुश्किलों से निकाला था। लेकिन इतनी ताकत अक्सर दरबारियों को पसंद नहीं आती,
क्या बैरम खां के साथ भी यही हुआ? यही हुआ। जैसे जैसे बैरम खां का प्रभाव बढ़ने लगा, दरबार में एक गुट उनके खिलाफ हो गया। इस गुट में अकबर की धाई माँ माहम अनगा, जीजी मनगा और उनके बेटे अधम खां जैसे लोग शामिल थे। इसे अतखा खेल कहा जाता था। उन्होंने धीरे धीरे अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। उधर अकबर भी अब बड़े हो रहे थे, करीब 18 साल के हो चुके थे और खुद फैसले लेना चाहते थे। तो मतलब एक तरफ अकबर की अपनी महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ दरबार की साजिशें। बैरम खां के लिए ये एक मुश्किल जाल बन गया होगा। बहुत मुश्किल। इन सबसे तंग आकर बैरम खां ने विद्रोह कर दिया, लेकिन पंजाब के तिलवाड़ा में वो हार गए। उन्हें बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने अपने पुराने संरक्षक का बहुत सम्मान किया। उन्होंने 3 विकल्प दिए, या तो मेरे निजी सलाहकार बन जाओ, या कालपी और चंदेरी की सूबेदारी ले लो, या फिर मक्का चले जाओ। और बैरम खां ने मक्का जाना चुना, लेकिन उनकी कहानी का अंत बड़ा दुखद हुआ। हाँ, रास्ते में गुजरात के पाटन में मुबारक खान नाम के एक अफगान ने उनकी हत्या कर दी। बाद में अकबर ने उनकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम से शादी कर ली और उनके छोटे बेटे अब्दुल रहीम को गोद ले लिया। यही अब्दुल रहीम आगे चलकर अकबर के नवरत्नों में से एक बने और उन्हें भी खाने खाना की उपाधि मिली। तो बैरम खां के जाने के बाद सत्ता में एक तरह का मतलब खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम। अकबर अभी भी युवा थे, इस पावर वैक्यूम को किसने भरा? पर्दे के पीछे से माहम अनगा ले रही थीं। ये अकबर के लिए एक और सीखने का दौर था कि सत्ता पर पूरी तरह से काबू कैसे पाया जाए। और जब उन्होंने ये काबू हासिल कर लिया, तब उनका ध्यान गया साम्राज्य को असली में बड़ा बनाने पर। यहीं से उनके सैन्य अभियानों का लंबा दौर शुरू होता है। हाँ, 1562 के बाद अकबर पूरी तरह से आजाद थे और उन्होंने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान लगाया, जो अगले कई दशकों तक चला। उनकी राजपूत नीति मुगल इतिहास में बहुत अहम मानी जाती है। इसकी शुरुआत आमेर से हुई है ना? बेटी हरखाबाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह अकबर से किया। लेकिन इसे सिर्फ एक शादी के तौर पे देखना गलती होगी। ये एक पॉलिटिकल अलायंस की नींव थी। अकबर समझ गए थे कि हिंदुस्तान पर राज करना है तो यहाँ के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं यानी राजपूतों को साथ लेना ही होगा। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक सोच थी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस शादी के बाद राजा भारमल के बेटे भगवान दास और पोते मानसिंह को मुगल दरबार में बहुत ऊंचे पद दिए गए। मानसिंह तो आगे चलकर अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति बने। अकबर ने राजपूतों को सिर्फ हराया नहीं, उन्हें साम्राज्य का हिस्सेदार बनाया। लेकिन क्या सभी राजपूत राज्यों ने इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया? मेवाड़ ने तो आखिर तक विरोध किया। यही तो इस कहानी का दूसरा पहलू है। जहां आमेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे राज्यों ने गठबंधन का रास्ता चुना और मुगल दरबार में बड़े बड़े पद हासिल किए, वहीं मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया। 1567-68 में अकबर ने खुद चित्तौड़ के किले पर हमला किया। राणा उदय सिंह ने तो किला छोड़ दिया, लेकिन उनके सेनापतियों जयमल और फतेह सिंह ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मैंने सुना है कि अकबर उनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए थे। इतने ज्यादा कि उन्होंने इन दोनों राजपूत योद्धाओं की हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाईं। ये दिखाता है कि वो दुश्मन की वीरता का भी सम्मान करते थे। खैर, चित्तौड़ पर कब्जा हो गया, लेकिन मेवाड़ का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आगे चलकर राणा उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप ने ये लड़ाई जारी रखी। और फिर हुआ 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। हाँ, एक तरफ महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई, लेकिन वो बच निकले और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजपूत नीति के अलावा एक और जीत बहुत अहम मानी जाती है, गुजरात की जीत। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे तेज अभियान था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने ऐसा कहा है। गुजरात उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। वहां के बंदरगाहों से बहुत आमदनी होती थी। 1572-73 में अकबर ने बहुत तेजी से गुजरात पर कब्जा कर लिया। इसी जीत की याद में उन्होंने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया और यहीं पहली बार अकबर ने समुद्र देखा और पुर्तगालियों से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद तो जीत का सिलसिला चल पड़ा। बंगाल, बिहार, काबुल, कश्मीर, सिंध, एक एक करके सब मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। हाँ, उत्तर भारत पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद अकबर ने दक्षिण की तरफ देखा। वो पहला मुगल शासक था
जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। वहां उनका सामना अहमदनगर की शासिका चांद बीबी से हुआ, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से मुगलों का सामना किया। अंत में 1601 में असीरगढ़ के किले पर कब्जा अकबर का आखिरी सैन्य अभियान था। ठीक है, तो अकबर ने एक बहुत विशाल और विविध साम्राज्य तो जीत लिया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को संभालना, उसे चलाना तो और भी मुश्किल काम रहा होगा। बिल्कुल, और यही अकबर की असली प्रतिभा दिखती है। उन्होंने इसे चलाने के लिए एक शानदार सिस्टम बनाया, मनसबदारी प्रथा। ये शब्द हमने इतिहास की किताबों में बहुत पढ़ा है, लेकिन आसान भाषा में ये था क्या? ये जात और सवार का क्या मतलब होता था? इसे ऐसे समझिए कि ये सेना और प्रशासन को चलाने का एक मिला-जुला सिस्टम था। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। इस रैंक के 2 हिस्से थे, जात और सवार। जात से उस अधिकारी का पद, रुतबा और उसकी तनख्वाह तय होती थी। जितना ऊंचा जात रैंक, उतना बड़ा ओहदा। और सवार? सवार रैंक से यह तय होता था कि उस अधिकारी को कितने घुड़सवार सैनिक अपनी कमान में रखने होंगे और उनकी देखरेख करनी होगी। ये एक जीनियस सिस्टम था, क्योंकि इससे बादशाह के पास एक विशाल संगठित सेना हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन उसका खर्च सीधे शाही खजाने पर नहीं, बल्कि इन मनसबदारों पर होता था। बदले में मनसबदारों को या तो नगद तनख्वाह मिलती थी या फिर जागीर यानी जमीन दे दी जाती थी। और साम्राज्य चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? यानी टैक्स सिस्टम कैसा था? उसके लिए अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने एक बहुत ही कारगर व्यवस्था बनाई, जिसे 10 साला बंदोबस्त कहते हैं। इसमें पिछले 10 सालों की पैदावार और कीमतों का औसत निकालकर जमीन का टैक्स तय किया जाता था। इससे किसानों को भी पता होता था कि उन्हें कितना टैक्स देना है, और सरकार को भी अपनी आमदनी का अंदाजा रहता था। ये एक बहुत स्थिर और सफल व्यवस्था थी। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो अकबर को बाकी शासकों से सबसे अलग करता है, उनकी धार्मिक नीति। सुलह कुल की बहुत बात होती है। क्या ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सोच थी या इसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी? ये दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण था। समझिए, वो एक ऐसे साम्राज्य पर राज कर रहे थे जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू थे। सिर्फ सैन्य ताकत से इतने बड़े और विविध साम्राज्य को चलाना नामुमकिन था। सुलह कुल का मतलब था सबके साथ शांति या सार्वभौमिक समन्वय। ये उनकी पॉलिसी का आधार था। और ये सिर्फ बातों में नहीं, उनके कामों में भी दिखा, जैसे जजिया कर को हटाना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। 1562 में उन्होंने दास प्रथा खत्म की, 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स हटाया और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगता था। इसे हटाना सिर्फ एक अच्छा कदम नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने राजपूतों और आम जनता को ये संदेश दिया कि ये उनका भी साम्राज्य है। ये वफादारी हासिल करने का सबसे असरदार तरीका था। और इसी धार्मिक जिज्ञासा के कारण उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था, है ना? बिल्कुल। 1575 में उन्होंने इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया। शुरुआत में यहाँ सिर्फ सुन्नी मुस्लिम विद्वानों के बीच चर्चा होती थी, लेकिन जल्द ही अकबर उनके आपसी झगड़ों से तंग आ गए। फिर उन्होंने इसके दरवाजे शिया, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिए। ये तो उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार था। बहुत क्रांतिकारी। अकबर हर गुरुवार की शाम को इन सब के साथ बैठकर धर्म और दर्शन पर लंबी चर्चाएं करते थे। इन सभी चर्चाओं से उन्हें ये समझ आया कि हर धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन कट्टरता हर जगह मौजूद है। इसी अनुभव के आधार पर 1582 में उन्होंने दीन ए इलाही नाम से एक विचार प्रस्तुत किया। क्या दीन ए इलाही एक नया धर्म था? क्या बहुत से लोगों ने इसे अपनाया? इसे नया धर्म कहना ठीक नहीं होगा। ये असल में एक आचार संहिता या एक सूफी पंथ जैसा था, जो एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास पर आधारित था। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। ये किसी पर थोपा नहीं गया था और बहुत कम लोगों ने, जो अकबर के करीबी थे, इसे अपनाया। बीरबल इसे स्वीकार करने वाले पहले और एकमात्र हिंदू थे। अकबर की एक और दिलचस्प बात उनके नवरत्न हैं।
ये विचार ही कितना अनोखा है कि एक बादशाह अपने आसपास सिर्फ सेनापति और मंत्री नहीं बल्कि संगीतकार, कवि और विद्वान भी रखता है। हाँ, ये दिखाता है कि उनका दरबार सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि इल्म और फन का भी केंद्र था। इन नवरत्नों में हर कोई अपने अपने क्षेत्र का माहिर था। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। अबुल फजल एक महान विद्वान और इतिहासकार थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा। राजा टोडरमल तो वित्त मंत्री थे ही, और तानसेन का तो नाम ही काफी है। हाँ, मियां तानसेन संगीत सम्राट थे। इनके अलावा राजा मानसिंह महान सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना एक बेहतरीन कवि थे। फैजी राज कवि थे और मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम सलाहकार के तौर पर थे। ये नवरत्न अकबर के शासन की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक थे। इसीलिए अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बिल्कुल। उन्होंने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जहां महाभारत का रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक नाम से फारसी में अनुवाद हुआ। रामायण, अथर्ववेद, पंचतंत्र जैसे कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया गया। और इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अकबर निरक्षर थे, पढ़ लिख नहीं सकते थे। ये बात हमेशा चौंकाती है। एक ऐसा शासक जो ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन पर घंटों बहस करता था, जिसने इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनवाई, वो खुद एक अक्षर नहीं पढ़ सकता था। तो फिर वो सीखते कैसे थे? वो सुनकर सीखते थे। उनके दरबार में हमेशा कोई ना कोई होता था जो उन्हें किताबें और दस्तावेज पढ़कर सुनाता था। उनकी याददाश्त असाधारण थी। वो सुनी हुई बातों को न सिर्फ याद रखते थे बल्कि उन पर गहराई से मनन भी करते थे। यह दिखाता है कि ज्ञान के लिए सिर्फ साक्षरता ही जरूरी नहीं, जिज्ञासा और विवेक सबसे बड़ी चीज है। वास्तुकला में भी इनका योगदान बहुत बड़ा है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। हाँ, उन्होंने वास्तुकला में भी हिंदू और ईरानी शैलियों का एक खूबसूरत मिश्रण तैयार करवाया। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का पूरा शाही शहर जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल जैसी इमारतें हैं, और इलाहाबाद का किला, ये सब उनके शासनकाल की देन है। तो एक लंबा और शानदार शासनकाल। इसका अंत कैसे हुआ? 16 अक्टूबर 1605 को पेचिश की बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उनका मकबरा आज भी मौजूद है। तो चलिए अब जहांगीर के शासनकाल को देखते हैं। हम अक्सर उन्हें अकबर और शाहजहां के बीच एक कड़ी के तौर पर देखते हैं, मतलब एक महान साम्राज्य निर्माता और एक महान इमारतें बनवाने वाले के बीच। लेकिन सवाल यह है कि जहांगीर की अपनी पहचान क्या थी? वो कौन से निशान छोड़कर गए? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जहांगीर का व्यक्तित्व वो काफी जटिल था। 1605 में जब सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने आते ही 12 अध्यादेश जारी किए। 12 नियम? हाँ, 12। और ये नियम उनके इसी जटिल व्यक्तित्व की पहली झलक देते हैं। हाँ, मैंने भी इनके बारे में पढ़ा है। कुछ तो बहुत प्रगतिशील लगते हैं, जैसे शराब और नशीले पदार्थों पर पाबंदी। बिल्कुल। लेकिन कुछ बहुत निजी से लगते हैं, जैसे गुरुवार जो उनके राज्याभिषेक का दिन था, और रविवार अकबर का जन्मदिन। इन दिनों पशु हत्या पर रोक। सही कहा। ये किसी बादशाह का फरमान कम, एक बेटे का अपने पिता के लिए सम्मान ज्यादा लगता है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि वो परंपरा और व्यक्तिगत भावनाओं को शासन में कितनी अहमियत देते थे। और करों को हटाने वाला अध्यादेश देखिए, उन्होंने तमगा और ज़कात जैसे करों को खत्म कर दिया। अच्छा। और ये कोई छोटे मोटे कर नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तमगा एक तरह का व्यापारिक चुंगी कर था जो व्यापारियों के मुनाफे पर बड़ा असर डालता था, और ज़कात संपत्ति पर लगने वाला एक धार्मिक कर था। तो इन्हें हटाने का मतलब था सीधे सीधे व्यापारियों और आम जनता को राहत पहुंचाना। हाँ, बिल्कुल। और फिर आती है उनकी सबसे मशहूर चीज, न्याय की जंजीर। हाँ, न्याय की जंजीर। आगरा के किले से यमुना के किनारे तक सोने की एक जंजीर जिसमें घंटियां लगी थी। जी। कोई भी उसे खींचकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये वाकई में काम करता था? देखिए, दोनों ही बातें सच हैं। ये एक शक्तिशाली प्रतीक था, इसमें कोई शक नहीं। एक तरह का ऐलान कि न्याय सबसे ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन इसका इस्तेमाल कितना हुआ, इसका रिकॉर्ड बहुत कम है।
असल में उस जंजीर को खींचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। हाँ, वो तो है। फिर भी एक प्रतीक के तौर पर इसका महत्व बहुत बड़ा था। ये जहांगीर की उस छवि को मजबूत करता था जो वो बनाना चाहते थे, एक प्रजापालक राजा की छवि। लेकिन ये छवि बहुत जल्दी ही चुनौतियों से घिर गई, और चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई, घर के अंदर से ही आई। उनके अपने सबसे बड़े बेटे खुसरो ने ही विद्रोह कर दिया। हाँ, और ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता था। उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम न होना। सही। खुसरो को मानसिंह जैसे शक्तिशाली दरबारियों का समर्थन हासिल था। ये सिर्फ बेटे का बाप के खिलाफ विद्रोह नहीं था। तो ये एक सत्ता का संघर्ष था। हाँ, ये दरबार के एक गुट का दूसरे के खिलाफ सत्ता का संघर्ष था। और इसी संघर्ष में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है जब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का नाम इससे जुड़ता है। जी, उन पर खुसरो की मदद करने का आरोप लगा। जहांगीर ने इसे राजद्रोह माना। हाँ, उनके हिसाब से गुरु अर्जुन देव ने एक विद्रोही को आशीर्वाद और आर्थिक मदद दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने मुगल सिख संबंधों में एक ऐसी दरार डाल दी जो फिर कभी पूरी तरह भर नहीं पाई। जहांगीर के लिए ये एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन इतिहास के लिए ये एक सांप्रदायिक मोड़ बन गया। तो एक तरफ जहांगीर अपने बेटे के विद्रोह से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके दरबार में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। नूरजहां। हाँ, नूरजहां। मेहरुन्निसा, जो बाद में नूरजहां बनी, महज जहांगीर की बेगम नहीं थी, वो एक असाधारण महिला थीं। उनके पिता गयास बेग, जिन्हें एतमादुद्दौला की उपाधि मिली, और माँ असमत बेगम, जिन्हें गुलाब से इत्र निकालने का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत ही काबिल लोग थे। मेहरुन्निसा की जहांगीर से शादी 1611 में हुई और इसके बाद उनका कद तेजी से बढ़ा। इतना बढ़ा कि उन्हें पहले नूर महल यानी महल की रोशनी और फिर नूरजहां संसार की रोशनी की उपाधि दी गई। जी, लेकिन ये सिर्फ उपाधियों तक सीमित नहीं था। उनका असल प्रभाव तो प्रशासन पर था। उनका प्रभाव अभूतपूर्व था। वो जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थीं, जो कि आप समझिए संप्रभुता का प्रतीक था। अच्छा। सिक्कों पर बादशाह के साथ उनका नाम भी छपने लगा, यहाँ तक कि शाही दस्तावेजों पर, जिन्हें फरमान कहा जाता था, जहांगीर के दस्तखत के साथ साथ नूरजहां की मोहर भी लगने लगी। मतलब ये तो एक तरह से सत्ता में सीधी भागीदारी हुई। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जहांगीर धीरे धीरे राजकाज से दूर हो रहे थे और असली ताकत नूरजहां और उनके परिवार के हाथों में आ गई थी? कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। नूरजहां, उनके पिता एतमादुद्दौला, भाई आसफ खान और शहजादा खुर्रम मतलब शाहजहां, इन सब ने मिलकर एक गुट बना लिया था। नूरजहां जुंटा भी कहते हैं इसे। हाँ, शुरुआती सालों में यही गुट सारे बड़े फैसले ले रहा था और इसी दौर में मुगल वास्तुकला को एक नया तोहफा मिला। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा। हाँ, ये इमारत, ये तो ताजमहल का पूर्वाध्यास जैसी लगती है। इसमें पहली बार इतने बड़ा पैमाने पर पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ। सही कहा। क्या आप समझा सकते हैं कि ये तकनीक क्या है? पित्रादुरा एक इतालवी शब्द है। इसमें संगमरमर जैसे पत्थर को खोदकर उसमें कीमती और अर्धकीमती रत्नों को जड़ा जाता है। फूलों या ज्यामितीय डिजाइनों में? जी, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये पत्थर में की गई चित्रकारी है। एतमादुद्दौला के मकबरे ने इस कला को मुगल वास्तुकला का एक अभिन्न अंग बना दिया, जो बाद में ताजमहल में अपने चरम पर पहुंची। तो जहां एक तरफ दरबार में नूरजहां का प्रभाव बढ़ रहा था, वहीं साम्राज्य की सरहदों पर भी काफी कुछ चल रहा था। हाँ, जहांगीर ने अपने पिता अकबर की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। इसमें सबसे बड़ी कामयाबी मेवाड़ की विजय थी। बिल्कुल, मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर के समय में भी पूरी तरह से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और 1615 में शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह को संधि करने पर मजबूर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी सैन्य और मनोवैज्ञानिक जीत थी। और इसके बाद कांगड़ा का किला भी जीता। हाँ, 1620 में, जिसे अकबर भी नहीं जीत पाए थे। और दक्षिणी भारत में वहां तो अहमदनगर के मल्लिक अंबर एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे। मल्लिक अंबर एक शानदार रणनीतिकार थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, जिसे उस समय बरगदगिरी कहते थे, उसमें महारत हासिल कर रखी थी। तो उन्होंने मुगल सेना को उलझाए रखा। सालों तक यहाँ भी जिम्मेदारी खुर्रम को ही सौंपी गई।
खुर्रम ने सीधे मलिक अंबर से टकराने के बजाय दूसरे दक्षिणी राज्यों पर दबाव बनाया। अच्छा, जैसे बीजापुर? हाँ, बीजापुर पर, और उन्हें अपनी तरफ कर लिया। इसी कामयाबी के बाद ही जहांगीर ने खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो खुर्रम एक सफल सेनापति के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में एक बहुत बड़ी हार भी हुई, कंधार का हाथ से निकल जाना। और ये एक मामूली हार नहीं थी। कंधार सिर्फ एक किला नहीं था, वो मध्य एशिया से भारत आने वाले व्यापार मार्गों का प्रवेश द्वार था, और सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, भारत और फारस के बीच एक बफर का काम करता था। 1622 में फारस के शाह अब्बास ने उसे मुगलों से छीन लिया। ये जहांगीर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्या दरबार की अंदरूनी राजनीति का भी इसमें कोई हाथ था? उस समय तक तो नूरजहां और शाहजहां के रिश्ते भी बिगड़ने लगे थे। बिल्कुल, यही वो बिंदु है जहां घर की राजनीति सरहद की सुरक्षा पर भारी पड़ गई। कैसे? नूरजहां अब अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से करके उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं। अच्छा, तो शाहजहां को डर था? शाहजहां को शक था कि अगर वो कंधार अभियान पर गए तो नूरजहां आगरा में उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगी। और इसी हिचकिचाहट का फायदा फनास में उठा लिया। जी, कंधार हाथ से चला गया। इसी उथल पुथल के दौर में पश्चिम से व्यापारी भी दस्तक दे रहे थे, अंग्रेज। बिल्कुल। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये दो नाम बहुत अहम हैं। हाँ, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए। वो जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम लेकर आए थे, लेकिन तब तक जहांगीर बादशाह बन चुके थे। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो फारसी जानते थे। सही कहा। जब उन्होंने जहांगीर से उनकी भाषा में बात की तो बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। लेकिन व्यापार करने का शाही फरमान नहीं दिया। ये दिलचस्प है। जबकि सर टॉमस रो, जो 1615 में आए, एक शाही राजदूत की तरह, वो कामयाब रहे। इससे मुगल दरबार के काम करने का तरीका पता चलता है। वो व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देते थे, लेकिन आखिर में राजकीय प्रोटोकॉल ही काम आता था। तो रो ने खुद को एक शक्तिशाली राजा के दूत के तौर पर पेश किया। हाँ, उन्होंने धैर्य रखा, 3 साल तक दरबार के चक्कर लगाए। आखिरकार वो सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने और व्यापार करने का फरमान हासिल करने में कामयाब रहे, जो भारत के भविष्य के लिए एक बहुत दुर्गामी घटना साबित हुई। बिल्कुल। जहांगीर की विरासत में राजनीति और युद्ध के अलावा कला का जिक्र सबसे पहले आता है। उनके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। हाँ, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत सारी पेंटिंग्स बनी, बल्कि शायद इसलिए कि पेंटिंग का विषय ही बदल गया। मतलब? अकबर के समय में चित्रकला का जोर महाकाव्यों पर, लड़ाइयों पर, दरबारी शानो शौकत पर था। जहांगीर ने कलाकारों को प्रकृति की ओर मोड़ा। पक्षियों, फूलों, जानवरों के चित्र। जी। वो खुद कला के इतने बड़े पारखी थे कि अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखते हैं कि अगर एक ही तस्वीर को कई कलाकारों ने मिलकर बनाया हो तो वो बता सकते हैं कि किस कलाकार ने कौन सा हिस्सा बनाया है। ये तो कमाल है। उस्ताद मंसूर का नाम तो खास तौर पर पक्षियों के चित्र बनाने के लिए लिया जाता है। उस्ताद मंसूर उस दौर के एक तरह से वैज्ञानिक चित्रकार थे। वो सिर्फ खूबसूरती नहीं बनाते थे, वो सटीक विवरण दर्ज करते थे। जैसे साइबेरियन क्रेन या कोई खास फूल। हाँ, उनके चित्र आज भी जीव विज्ञानियों के लिए एक दस्तावेज है। जहांगीर में उन्हें नादिर उल अस यानी युग का आश्चर्य की उपाधि दी थी। और अबुल हसन को नादिर उज जमा यानी संसार का आश्चर्य की उपाधि मिली थी, जो व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर थे। अच्छा, प्रशासन में भी उन्होंने एक दिलचस्प बदलाव किया था। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रणाली। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसे ऐसे समझते हैं, मुगल साम्राज्य में मनसबदारी एक रैंकिंग प्रणाली थी। आपका जात पद आपकी तनख्वाह और हैसियत तय करता था। और सवार पद से पता चलता था कि कितने घुड़सवार रखने हैं। बिल्कुल। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा एक तरकीब थी जिससे किसी मनसबदार के जात पद मतलब उसकी तनख्वाह को बढ़ाए बिना उसकी सैन्य शक्ति को 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था जो बादशाह अपने सबसे भरोसेमंद अमीरों को देता था। हाँ, जैसे कि महावत खां को। और विडंबना देखिए। हाँ, इसी महावत खान ने बाद में जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। हाँ, उन्हें बंदी तक बना लिया। उनके अंतिम साल काफी मुश्किलों भरे गुजरे। जी। 1626 में जब शाही काफिला काबुल जा रहा था तो झेलम नदी के किनारे महावत खां ने जहांगीर को बंदी बना लिया।
ये दरबार में नूरजहां के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। लेकिन नूरजहां ने उन्हें छुड़ा लिया था। हाँ, नूरजहां ने अपनी सूझबूझ से जहांगीर को छुड़ा लिया, लेकिन इस घटना ने बादशाह के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला और 1627 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर एक विरोधाभासों से भरे बादशाह थे। एक तरफ वो न्याय और कला के प्रेमी थे, तो दूसरी तरफ उनके शासन में क्रूर सजाएं भी दी गईं। वो प्रकृति से प्रेम करते थे, लेकिन शिकार के भी शौकीन थे। सही, उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की शुरुआत तो की, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए, जिसे बाद में मोतबिंद खान ने पूरा किया। तो शायद यही उनकी विरासत है। हाँ, एक अधूरा लेकिन खूबसूरत चित्र, जिसमें प्रतिभा और मानवीय कमजोरियां दोनों के रंग साफ दिखाई देते हैं। उनका शासनकाल इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या एक महान कला पारखी होना एक महान शासक होने की गारंटी है, या फिर राज चलाने के लिए कुछ और ही गुण चाहिए होते हैं। तो चलिए आज शाहजहां के शासनकाल को देखते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसने दुनिया को प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी दी, पर जिसका अपना अंत अपने ही बेटे की कैद में हुआ। बिल्कुल। और ये जो विरोधाभास है, ये उनके नाम से ही शुरू हो जाता है। मतलब उनका असली नाम शाहजहां नहीं था, उनका असली नाम तो खुर्रम था। 1592 में लाहौर में पैदा हुए और उनकी माँ वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थीं, जगत गोसाई। ओ, तो मतलब वो आधे राजपूत थे। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर ये खुर्रम से शाहजहां बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? ये टाइटल कहाँ से मिला? ये टाइटल उन्हें अपने पिता जहांगीर से मिला था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी फौजी कामयाबी थी। अच्छा। हाँ, दक्षिण भारत में अहमदनगर के वजीर थे मलिक अंबर। वो मुगलों के लिए एक, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। तो जब शहजादे खुर्रम ने उनके खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की, तो जहांगीर इतने खुश हुए कि उन्होंने खुर्रम को शाहजहां का खिताब दिया, जिसका मतलब है दुनिया का राजा। बिल्कुल, ये एक तरह से उनकी काबिलियत पर पहली शाही मुहर थी। और इसी दौरान उनका वो निकाह भी हुआ, जो इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक बना। हाँ, 1612 में उनका निकाह नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी अर्जुमन बानो बेगम से हुआ, जिन्हें दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। हाँ बिल्कुल। शाहजहां ने उन्हें मलिकाए जमानी का खिताब भी दिया था, मतलब युग की रानी। और ये रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं था, इसमें वाकई बहुत गहरा लगाव था, जो बाद में ताजमहल की शक्ल में अमर हो गया। सही। तो जब जहांगीर की मौत हुई, तब तो गद्दी का मामला काफी फंस गया होगा, क्योंकि शाहजहां तो उस वक्त राजधानी में थे ही नहीं। हाँ, मामला बहुत बहुत गंभीर हो गया था। 1627 में जब जहांगीर का इंतकाल हुआ, शाहजहां दक्कन में थे, दक्षिण भारत में, और दिल्ली में सत्ता का केंद्र थी उनकी सौतेली माँ नूरजहां। और नूरजहां तो कभी नहीं चाहती थी कि शाहजहां बादशाह बने, है ना? कभी नहीं। उन्होंने शाहजहां के सबसे छोटे भाई शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया, जो उनके दामाद भी थे। तो फिर शाहजहां ने सत्ता कैसे हासिल की? यहाँ उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हुए उनके ससुर आसफ खां, जो नूरजहां के ही भाई थे। ओह, तो भाई ने बहन के खिलाफ काम किया। हाँ, उन्होंने अपनी बेटी और दामाद का साथ दिया। उन्होंने बहुत होशियारी से दिल्ली में शहरयार को घेरा और शाहजहां के आने तक गद्दी को संभाले रखा। एक छोटी सी लड़ाई हुई, शहरयार हार गए और वो रास्ते से हटा दिए गए। और फिर हुई शाहजहां की ताजपोशी। उन्होंने एक बहुत भव्य टाइटल भी अपनाया था, है ना? हाँ, 1628 में आगरा में उनकी ताजपोशी हुई और उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा टाइटल लिया, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी। किरण सानी, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है दूसरा तैमूर। मतलब वो खुद को अपने महान पूर्वज तैमूर लंग के बराबर रख रहे थे। ये उनके ऊंचे इरादों को दिखाता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए शाहजहां सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, आर्किटेक्चर। उनके दौर को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहते हैं। स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इन महंगी इमारतों पर जो खर्च हुआ वो साम्राज्य के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ था? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है और इतिहासकार इस पर बटे हुए हैं। ये सच है कि इन इमारतों पर बेहिसाब पैसा खर्च हुआ, खासकर ताजमहल पर। हाँ, 1631 में मुमताज महल की मौत के बाद जब ताजमहल बनना शुरू हुआ तो वो करीब 22 साल तक चला। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके चीफ आर्किटेक्ट थे और ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था। तो फिर क्या था?
ये मुगल साम्राज्य के वैभव और उसकी शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन था। ताजमहल के अलावा और कौन सी बड़ी इमारतें हैं जो इस दौर की पहचान है? कई हैं। आगरा के किले में बनी मोती मस्जिद जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी है, फिर दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बिल्कुल। और इन सब से बढ़कर था तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। हाँ, वो सोने और जवाहरातों से जड़ा था। ये सब बनाने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी भी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की और शाहजहानाबाद नाम का एक पूरा नया शहर बसाया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। सही। तो ये सब बनाने के लिए मतलब मयूर सिंहासन, लाल किला, एक पूरा नया शहर, इसके लिए तो बेहिसाब दौलत और एक स्थिर साम्राज्य चाहिए था। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये स्थिरता एक भ्रम थी। पर्दे के पीछे साम्राज्य के कोनों में लगातार चिंगारियां सुलग रही थीं। मतलब एक तरफ ये शानदार निर्माण चल रहा था और दूसरी तरफ साम्राज्य में बगावतें हो रही थी। बिल्कुल। ये मुगल सिस्टम की खूबी और खामी दोनों थीं। केंद्र बहुत मजबूत था, लेकिन दूर दराज के इलाकों पर पकड़ ढीली थी। कोई मिसाल? जैसे बुंदेलखंड के जुझार सिंह 1628 में, मतलब शाहजहां के गद्दी पर बैठते ही ये विद्रोह शुरू हो गया था और ये लगभग 7 साल तक चला। 7 साल? हाँ, इसे दबाने के लिए आखिर में शहजादे औरंगजेब को भेजना पड़ा। तो ये कोई अकेली घटना नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह की समस्याएं उन्हें खाने जहां लोदी जैसे अफगान सरदारों से भी हुई। बंगाल में जो पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे उनसे भी संघर्ष हुआ। 1632 में तो उन्होंने हुगली में पुर्तगालियों के ठिकाने पर हमला करके कब्जा ही कर लिया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के साथ भी उनके रिश्ते खराब हुए और लड़ाई तक की नौबत आ गई। तो बाहर से जो सल्तनत शांत दिख रही थी, अंदर से उसमें लगातार हलचल थी। लेकिन दक्षिण भारत में तो उन्होंने काफी सफलता हासिल की। हाँ, ये सच है। दक्षिण में शाहजहां को बड़ी कामयाबी मिली। जहांगीर के समय से जो चुनौती बनी हुई थी उसे उन्होंने हल किया। 1633 में उन्होंने अहमदनगर की सल्तनत को पूरी तरह खत्म करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये तो बहुत बड़ी जीत होगी। बहुत बड़ी। और इसके बाद 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर, जो दक्षिण की 2 और बड़ी ताकतें थीं, उन्होंने भी शाहजहां की हुकूमत मान ली। और कोहिनूर हीरा भी तो उन्हें यही मिला था ना? हाँ, गोलकुंडा के ही वजीर मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा तोहफे में दिया था, जो बाद में तख्ते ताऊस की शान बना। तो एक तरह से देखें तो शाहजहां के दौर में मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शिखर पर पहुंचने के बाद ही ढलान शुरू होती है। और वो ढलान उनके अपने परिवार से उनके बेटों के बीच शुरू हुई। मुगल इतिहास का सबसे विनाशकारी उत्तराधिकार का युद्ध। और सबसे दुखद बात यह थी कि ये युद्ध शाहजहां के जीते जी ही शुरू हो गया। हाँ, उनके 4 बेटे थे और चारों ही काबिल और महत्वाकांक्षी थे। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। और चारों अलग अलग सूबों के गवर्नर थे। मतलब सबके पास अपनी फौज, अपने संसाधन थे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई नहीं थी, ये किरदारों और विचारधाराओं की भी लड़ाई थी। हाँ, एक तरफ दारा जो एक विद्वान है, उदार है, और दूसरी तरफ औरंगजेब जो एक शातिर और अनुभवी जनरल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य की आत्मा के लिए 2 अलग अलग नजरियों की लड़ाई थी। सबसे बड़े थे दारा शिकोह। वो सिर्फ राजकुमार नहीं, एक स्कॉलर थे। उन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, सिरे अकबर नाम से। हाँ, 52 उपनिषदों का। और ये सिर्फ एक एकेडमिक काम नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान था। ये दिखाता है कि अगर दारा बादशाह बनते तो वो शायद अकबर की तरह ही एक मिलीजुली उदार संस्कृति को आगे बढ़ाते। इतिहासकार लेन पूल ने तो उन्हें लघु अकबर यानी मिनिएचर अकबर भी कहा है। और औरंगजेब? वो इसका ठीक उल्टा थे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान और एक बेहद काबिल मिलिट्री कमांडर थे। वो दक्कन के गवर्नर रहते हुए लड़ाइयों का लंबा अनुभव हासिल कर चुके थे। और बाकी 2 भाई? बंगाल में शाह शुजा थे और गुजरात में मुरादा बख्श। और तो और उनकी बेटियों ने भी इस लड़ाई में अपने अपने भाइयों का साथ दिया। जहां आरा ने दारा का, रोशन आरा ने औरंगजेब का। तो पूरा परिवार 2 हिस्सों में बंट चुका था। तो इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई? 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़े और अफवाह फैल गई कि उनकी मौत हो गई है। बस, फिर क्या था?
चारों भाइयों ने अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर ली। लड़ाइयों का एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले शाही फौज ने बंगाल से आ रहे शाह सुजा को बहादुरगढ़ की लड़ाई में हराया, लेकिन असली टक्कर दारा और औरंगजेब के बीच होनी थी। धर्मट और सामूगढ़ की लड़ाइयां ये निर्णायक मानी जाती हैं। सामूगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि दारा, जिसके पास पूरी शाही फौज थी, वो हार गया? सामूगढ़ एक क्लासिक उदाहरण है कि युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं, रणनीति और धोखे से भी जीते जाते हैं। पहले अप्रैल 1658 में धर्मट में औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली फौजों ने दारा की सेना को हराया। फिर जून 1658 में आगरा के पास सामूगढ़ में आखिरी मुकाबला हुआ और यहाँ औरंगजेब बेहतर जनरल साबित हुआ। बेहतर जनरल और ज्यादा शातिर भी। जब दारा अपने हाथी पर बैठकर जीत के करीब था तो एक अफवाह फैलाई गई कि वो मारा गया है। घबराहट में दारा हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गया और इसकी सेना ने जैसे ही अपने लीडर को हाथी पर नहीं देखा, उनमें भगदड़ मच गई। ये एक छोटी सी गलती थी, लेकिन इसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। और इस जीत के बाद औरंगजेब ने फौरन सत्ता अपने हाथ में ले ली। हाँ, सामूगढ़ की जीत के फौरन बाद उसने आगरा पर कब्जा कर लिया और जुलाई 1658 में अपने पिता के होते हुए अपनी पहली ताजपोशी करवाई। और अपने पिता का क्या किया? उसने अपने बीमार पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल अपनी बेटी जहां आरा की देखरेख में गुजारे। और बाकी भाइयों का? उन्हें तो नहीं छोड़ा होगा? किसी को नहीं। उसने मुराद के साथ एक चालाकी भरा गठबंधन किया था। जीत के बाद एक दावत में उसे बुलाया, कैद किया और बाद में मरवा दिया। शाह शुजा को खाजवान की लड़ाई में हराया। वो बर्मा की तरफ भागा और वहीं मारा गया। और दारा शिकोह? दारा शिकोह को पकड़कर बहुत अपमानित किया गया, दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो जिस बादशाह ने इतनी शानदार इमारतें बनवाई, उसका अंत इतना भयानक हुआ? हाँ। उनकी शासनकाल की कुछ और नीतियां भी थी जो काफी चर्चित रही। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो अकबर की उदार नीति से अलग थे। जैसे 1632 में उन्होंने साम्राज्य में नए बन रहे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। अच्छा। उन्होंने अकबर का शुरू किया हुआ इलाही कैलेंडर भी खत्म कर दिया और फिर से इस्लामी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की। दरबार के रीति रिवाजों में भी कुछ बदलाव किए थे, मैंने सुना है। हाँ, उन्होंने सिजदा की प्रथा खत्म कर दी, जिसमें बादशाह के सामने जमीन पर लेटकर सजदा करना पड़ता था। उसकी जगह चाहारे तस्लीम की परंपरा शुरू हुई, जो एक तरह का शाही सलाम था। तो कैद में ही उनकी मौत हुई? हाँ, आखिरकार जनवरी 1666 में आगरा के किले में कैद के दौरान ही शाहजहां का इंतकाल हो गया। उन्हें किसी शाही सम्मान के साथ नहीं, बल्कि चुपचाप ले जाकर ताजमहल में उनकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के बगल में ही दफना दिया गया। तो शाहजहां की विरासत क्या है? एक तरफ ताजमहल जैसी मोहब्बत की निशानी और वास्तुकला का शिखर, दूसरी तरफ एक खूनी पारिवारिक संघर्ष और एक साम्राज्य जो अपनी चमक के बावजूद अंदर से खोखला हो रहा था। सोचने वाली बात यह है कि क्या बेमिसाल खूबसूरती रचने की कीमत हमेशा इतनी बड़ी होती है? तो चलिए अब औरंगजेब का शासनकाल देखते हैं। उसके शुरुआती जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है? औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में गुजरात के दोहद में। अच्छा, गुजरात में। हाँ, वो शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उसका बचपन काफी हद तक नूरजहां के देखरेख में बीता। और उसके विवाह के बारे में? 1637 में उसका विवाह हुआ फारस के शाही घराने की दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो बेगम? जी, जिन्हें राबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी एक बेटी का नाम भी मिलता है, मेहरुन्निसा। अच्छा, और ये एक दिलचस्प बात है कि उसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और अपने राज्याभिषेक के समय उसने एक बहुत, कह सकते हैं, लंबी उपाधि धारण की। क्या थी वो उपाधि? अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। आलमगीर मतलब विश्व विजेता। बिल्कुल। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसका क्या मतलब है? ये नाम उसे उसकी व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों की वजह से मिला था। और वो अपनी बहन जहां आरा का भी बहुत सम्मान करता था, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। उसने जहां आरा को साहिबात उस जमाने की उपाधि दी थी। चलिए अब उसके राजनीतिक अभियानों पर आते हैं, खासकर दक्षिण में। उसकी रणनीति क्या थी? दक्षिण में नेतृत्व का एक पूरा क्रम था। पहले शाइस्ता खां को भेजा गया, हाँ। फिर जय सिंह, उसके बाद मुअज्जम बहादुर खां शाह आलम
और अंत में औरंगजेब ने खुद ही कमान संभाली। तो बीजापुर के साथ संघर्ष कैसे शुरू हुआ? बीजापुर पर यह आरोप था कि उसने 1656 की संधि की शर्तों को पूरा नहीं किया। अच्छा, तो संधि का उल्लंघन हुआ? हाँ, इसीलिए जयसिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। वैसे जयसिंह ने ही शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की मशहूर संधि भी की थी, जिसमें शिवाजी ने मुगलों की मदद करने का वादा किया था। बिल्कुल, उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन ये अभियान सफल नहीं हुआ है ना? नहीं, 1666 तक ये पूरी तरह असफल हो गया था। पर क्यों? जयसिंह तो बहुत काबिल सेनापति थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि बीजापुर को लगातार गोलकुंडा और मराठों से मदद मिल रही थी। अच्छा, तो वो तीनों एक साथ थे। जी, और इस नाकामी से औरंगजेब जयसिंह से बहुत नाखुश हुआ और उसे वापस बुला लिया। और फिर बाद में जब सिकंदर आदिल शाह शासक बना तो दरबार में गुटबाजी बहुत बढ़ गई। तो औरंगजेब ने इसका फायदा उठाया। हाँ, बिल्कुल। इसका फायदा उठाकर 1686 में औरंगजेब ने खुद अभियान का नेतृत्व किया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और गोलकुंडा का क्या हुआ? गोलकुंडा को भी औरंगजेब ने ठीक 1 साल बाद 1687 में एक सैन्य अभियान के बाद अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों के साथ उसकी नीति में क्या बदलाव आया? 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने बहुत ज्यादा आक्रामक नीति अपनाई। आक्रामक किस तरह से? उसने शिवाजी के बेटे शंभाजी की हत्या करवा दी। ओह। और 1689 में उनके बेटे साहू को गिरफ्तार कर लिया। तो मतलब उससे लगा कि मराठा शक्ति अब खत्म हो जाएगी। उसे बिल्कुल यही लगा था, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। उसके शासनकाल में कई बड़े विद्रोह भी हुए। चलिए इस पे बात करते हैं। हाँ, कई बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। सबसे पहले जाट विद्रोह की बात करते हैं। जाटों का विद्रोह कई चरणों में हुआ। पहला विद्रोह तिलपत के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में हुआ। और दूसरा विद्रोह राजाराम के नेतृत्व में हुआ, और उसने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। क्या किया था उसने? उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूट लिया। अकबर के मकबरे को? हाँ, और इतिहासकार मनुची तो यहाँ तक लिखते हैं कि राजाराम ने अकबर की हड्डियों को कब्र से निकालकर जला दिया था। ये तो सिर्फ लूट नहीं थी, ये मुगल सत्ता पर सीधा हमला था। बिल्कुल, एक प्रतीकात्मक हमला। और इसके बाद? तीसरा विद्रोह राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने किया, और फिर आगे चलकर सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने भरतपुर नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और बुंदेला विद्रोह? 1661 में चंपतराय बुंदेला ने विद्रोह किया था। बाद में उनके बेटे छत्रसाल ने इस संघर्ष को जारी रखा। और वो सफल हुए? हाँ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रसाल बुंदेलखंड के स्वतंत्र शासक बन गए। एक सतनामी विद्रोह का भी जिक्र आता है। हाँ, वो 1672 में हुआ था। वो एक सैनिक और एक किसान के बीच एक मामूली सी लड़ाई से शुरू हुआ था। अच्छा, बस एक मामूली झगड़ा? जी, लेकिन वो बढ़ गया, पर मुगलों ने उसे जल्दी ही दबा दिया। और सबसे बड़ा विद्रोह तो शायद राजपूतों का था। हाँ, वो मारवाड़ में शुरू हुआ 1678 में राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। औरंगजेब ने मारवाड़ को सीधे केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर लिया। और इसी का विरोध हुआ? बिल्कुल। इसके विरोध में दुर्गादास राठौर ने जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए एक लंबा विद्रोह शुरू कर दिया। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। इसी दौरान 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया था। हाँ, और इस एक कदम ने आग में घी डालने का काम किया। सिख विद्रोह का क्या कारण था? ये विद्रोह मूलतः धार्मिक कारणों से हुआ। 1675 में गुरु तेग बहादुर को जब प्राण दंड दिया गया, हाँ। उसके बाद ये भड़क उठा, और उनके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध जारी रखा। तो इन सब का उसकी धार्मिक नीति और शासन पर क्या असर पड़ा? वो एक बहुत कट्टर शासक के रूप में जाना जाता है। वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसमें कोई शक नहीं। और उसने कुरान यानी शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। उसने क्या क्या बदलाव किए? कई बदलाव किए। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, नवरोज का त्योहार, भांग की खेती, गाना बजाना भी? हाँ, दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ एक विरोधाभास है। उसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कहा जाता है कि वो खुद वीणा बजाने में माहिर था। ये बिल्कुल सही है। ये उसकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू है। उसकी धार्मिक नीति बहुत सख्त थी, है ना? मत ज्यादा। उसने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिनमें सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर शामिल थे। उसका लक्ष्य क्या था इन सब के पीछे? उसका एक घोषित लक्ष्य दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश में बदलना था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही
आश्चर्यजनक बात सामने आती है कि उसी के शासनकाल में मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। हाँ, और यही तथ्य उसके शासन की पूरी जटिलता को दर्शाता है। एक तरफ उसकी नीतियां थीं और दूसरी तरफ प्रशासनिक वास्तविकताएं। बिल्कुल। एक मिनट, ये बात तो पूरी कहानी ही बदल देती है। मतलब जिस बादशाह को हम हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए जानते हैं, उसी की सेना और प्रशासन सबसे ज्यादा हिंदुओं पर निर्भर था। आंकड़े यही बताते हैं। औरंगजेब के समय में मनसबदारों में हिंदुओं की संख्या लगभग 33% थी, जो अकबर से भी ज्यादा थी। तो फिर इसका क्या मतलब निकालें? क्या उसकी धार्मिक नीतियां सिर्फ दिखावा थी या साम्राज्य चलाने की मजबूरी? कह सकते हैं कि दोनों ही बातें थी। ये एक कुशल राजनेता का यथार्थवाद था। उसे दक्कन में मराठों को काबू में करने के लिए मराठा सरदारों की जरूरत थी। सही बात है। लेकिन साथ ही वो अपनी इस्लामी विचारधारा को भी सर्वोच्च बनाए रखना चाहता था। यही उसके 50 साल के शासन का सबसे जटिल सच है। वाकई। अच्छा, उसके बारे में कुछ और जानकारी? हाँ, जैसे फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर उसका चिकित्सक था। अच्छा, उसका डॉक्टर एक फ्रांसीसी था। जी, और उसके समय में मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या बढ़कर 20 हो गई थी, जो सबसे ज्यादा थी। और उसका अंत? औरंगजेब की मृत्यु 1707 को हुई और उसे खुल्दाबाद में दफनाया गया, जिसे अब रोजा कहा जाता है। तो आज हमने देखा मुगल साम्राज्य। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और मास्टर वीडियो के साथ। नमस्कार।